एक सहकारी समिति ऐसा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में उत्थान करना होता है। चूँकि सहकारी समिति एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होती है, इसलिए यहाँ उचित रूप से लेखा रखना आवश्यक है। सहकारी समिति का स्वरूप एक संघ के समान होता है, अतः यह भी आवश्यक है कि समिति के लेखों का समय समय पर अंकेक्षण कराया जाए। इस अंकेक्षण को सहकारी अंकेक्षण कहते हैं या कोऑपरेटिव ऑडिट कहते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन को आरंभ हुए 9 दशक हो चुके हैं। इन वर्षों में यह आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन बन गया है। भारत में इसका आरंभ 1904 में फ्रेडरिक निकल्सन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना किए जाने के साथ हुआ था। ऋण क्षेत्र से आरंभ हुआ यह आंदोलन आवास, उपभोक्ता वस्तुओं के उचित मूल्य पर विपणन, विधायन क्षेत्रों और कृषि में उन्नत तरीकों को अपनाने, चकबंदी, क्रय विक्रय इत्यादि क्षेत्रों में विस्तारित हो चुका है। भारत में आयोजन की कर्णधारों ने सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर दलितों के विकास की कुंजी के रूप में माना था। समतामूलक, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की नींव ग्रामीण स्वशासन, शिक्षा और आपसी सहयोग पर आधारित शोषण रहित सहकारिता पर ही रखी जा सकती है। सहकारिता की स्थापना लोकतांत्रिक आधार पर की गई थी और इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के गुणों को समन्वित करने का प्रयास किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहा गया था, सहकारिता आपसी सहयोग की प्रेरणा और सिद्धांतों के संस्थानीकरण को प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर को वृहत स्तरीय संगठन और प्रबंध के लाभों के साथ सम्मिश्रित किया जा सकता है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में वांछित सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए सहकारिता सुविधाजनक साधन है। भारत में सहकारिता का विकास कब हुआ? भारत में सहकारिता का आरंभ ब्रिटिश राज के समय में हुआ था। 1901 में सहकारी समितियों के संगठन और उनकी सफलता की संभावनाओं की पड़ताल के लिए एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर सहकारी साख अधिनियम 1904 पारित किया गया, परंतु शीघ्र ही इनकी कमियां उजागर होने लगी और 1912 में नया अधिनियम पारित किया गया। 1904 के अधिनियम में प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए किसी केंद्रीय संस्था की स्थापना नहीं की गई थी, जिसके कारण यह विधान ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को सहकारिता आंदोलन के माध्यम से पूरा करने में असफल रहा। 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि राज्य क्षेत्रीय वातावरण और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा सके। सहकारी आंदोलन के विकास में 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जहां किसानों की आर्थिक स्थिति में प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण सुधार हुआ, वहीं सहकारिता आंदोलन को भी बल मिला। इस काल में सहकारिता समितियों की संख्या, सदस्य संख्या, पूंजी एवं संचित राशि में तीव्र वृद्धि हुई। सहकारिता आंदोलन आरंभ के 60 वर्ष में अधिक सफल नहीं रहा, किंतु बाद के काल में सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से इस आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। सहकारी समितियों का कानूनी एवं संवैधानिक दर्जा। भारत सरकार ने सहकारी समितियों के लिए कुछ राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा की है। इन नीतियों का उद्देश्य सहकारी समितियों की हर संभव आवश्यक सहायता सुनिश्चित कराना है, ताकि वे अपने कार्य, स्वायत्तता, स्वनिर्भरता और लोकतांत्रिक प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से कार्य कर सके। केंद्र सरकार ने समितियों की आवश्यकता, स्वायत्तता प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 में संशोधन कर नया अधिनियम बहुस्तरीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 बनाया। इस अधिनियम के तहत राज्य बहुस्तरीय सहकारी समितियों को प्रक्रियात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रबंधन प्रदान करना है। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों, संघीय और बहुराज्यीय सहकारी समितियों द्वारा लागू किया जाएगा। इससे आशा व्यक्त की गई है कि यह एक प्रतिरूप की तरह कार्य करने तथा राज्य सहकारी नियमों में सुधार लाएगा।
एनसीडीसी अधिनियम 1962 में संशोधन करके एनसीडीसी सुधार अधिनियम 2002 लाया गया, जिसका विस्तार कर खाद्य सामग्री उद्योगों के समान कार्यक्रमों के संचालन तथा अन्य क्रियाकलापों की सामग्रियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके कार्यक्रम हैं जल संरक्षण, पशु देखभाल, स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम, कृषि बीमा, कृषि साख और ग्रामीण स्वच्छता, अव्यवस्था, गंदे पानी की निकास नली और प्रनालों की मरम्मत। मई 2006 में लोकसभा में सहकारी नीतियों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए 106वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। संविधान अधिनियम 2011 राज्य के इस अधिनियम के तहत सामाजिक और आर्थिक न्याय और विकास के फल का एक समान वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर वृहद पैमाने पर सहकारी समितियों की समृद्धि पर विचार किया गया। विस्तार के बावजूद गुणात्मक संदर्भ में इनका निष्पादन यथोचित स्तर पर नहीं रहा है। राज्यों के सहकारिता सोसाइटी अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए कई मौक़ों पर राज्य सरकारों से परामर्श किया गया और राज्य सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठकें की गई। संविधान में संशोधन करने की एक बलवती जरूरत महसूस की गई ताकि सहकारी समितियों को अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके और उनका स्वायत्त संगठनात्मक स्वरूप और लोकतांत्रिक कार्यकारण भी सुनिश्चित हो सके। परिणाम स्वरूप संविधान 111वां संशोधन विधेयक 2011 संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 हो गया। अधिनियम ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया है। अधिनियम सहकारी समितियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, कानून के उल्लंघन के लिए निरोध प्रदान करता है। संशोधन अधिनियम ने भारतीय सहकारी आंदोलन के परिमाणात्मक बढ़ोतरी के बजाय गुणात्मक पहलू को उजागर किया है। इस अधिनियम में सहकारी समितियों के अलोकतांत्रिक कृत्यों, जवाबदेही का अभाव, पेशेवर प्रबंधन तथा निम्न उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 का संशोधन किया है, जिससे अनुच्छेद 19 में खंड 1 के उपखंड में ग में या संघ शब्द के या सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43 क के बाद अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है, जो प्रावधान करता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। संविधान के भाग 9 क के बाद एक नया भाग, जिसे भाग ख अनुच्छेद 243 या 244 कहा गया है, जोड़ा गया है, जो सहकारी समितियों संबंधी परिभाषाएं, सहकारी समितियों का समावेशन, बोर्ड के सदस्यों, इसके पदाधिकारियों की संख्या, पदावधि, बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, बोर्ड एवं अंतरिम प्रबंधन का निलंबन, सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण, जनरल बोर्ड बैठक का आयोजन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, रिटर्न फाइल करने, अपराध व दंड, बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग, संघ शासित प्रदेशों पर अनुप्रयोग व वर्तमान परिविधि की निरंतरता का प्रावधान करता है। 243 इस भाग में, जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्राधिकृत व्यक्ति से अनुच्छेद 243 यथ के अधीन व्यक्ति से अभिप्रेरित है। बोर्ड से एक सहकारी समिति का निदेशक मंडल या शासकीय निकाय किसी भी नाम द्वारा पुकारा जाए विप्रेरित है, जिसे समिति के मामलों का निदेशन, नियंत्रण का प्रबंधन सौंपा गया है। सहकारी समिति किसी राज्य में वर्तमान में प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली समिति से अभिप्रेरित है। बहुराज्य सहकारी समिति उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह अभिप्रेरित है तथा ऐसी सहकारी समितियों से संबद्ध उस समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत या समझी जाती है। पदाधिकारी एक सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा चुने गए किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरित हैं। कुल सचिव बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध में केंद्र में राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लिए नियुक्त कुल सचिव से अभिप्रेत है। राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि से अभिप्रेत है। राज्य स्तरीय सहकारी समिति एक सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र पूरे राज्य तक व्याप्त होना तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि में इसे परिभाषित करने से विपरीत है।
सहकारी समिति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी विधान अधिनियम हैं, उन सभी अधिनियमों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और सहकारी समितियों का समावेशन इसमें बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारियों की संख्या, इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी समितियों के समावेशन, विनियमन, समापन से संबंधित उपबंध बना सकेगी, जो कि स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक सहभागिता, स्वायत्त कार्यकरण के सिद्धांत पर आधारित होगी। बोर्ड में निदेशकों की इतनी संख्या होगी जिसका एक राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंध किया जाए। एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में एक सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा दोनों सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकेगा, जिसमें व्यक्ति सदस्य के तौर पर होंगे तथा सदस्यों में इस वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति होंगे। बोर्ड के चुने हुए सदस्यों, इसके पदाधिकारियों की पदावधि चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के काल के समान होगी। यदि बोर्ड का कार्यकाल इसके वास्तविक कार्यकाल का आधे से भी कम रह गया हो, जिसे वर्ग के सदस्य के संबंध में उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को उसी वर्ग के लिए नामांकन जारी करके उस रिक्ति को भर सकेंगे। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी संस्था का सदस्य बनने वाले व्यक्ति के लिए बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या ऐसी संस्था के बोर्ड के सदस्य के तौर पर कार्य करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता के संबंध में उपबंध करेगा। उल्लेखित 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। सहकारी संस्था के सदस्यों की संख्या प्रथम उपखंड के खंड 1 में उल्लेखित 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए बोर्ड का चुनाव संपन्न कराया जाएगा, ताकि सुनिश्चित हो कि कार्यकाल समाप्त होने वाला बोर्ड के जाने पर बोर्ड के नए चयनित सदस्य तुरंत कार्यभार संभाल सकेंगे। सहकारी समिति के सभी चुनावों के आयोजन एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के नियंत्रण, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति ऐसी प्राधिकारी या निकाय में निहित होगी, जैसा विधि द्वारा राज्य विधानमंडल उपबंधित करेंगे।